नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की प्रेस वार्ता को अगर मैं 2 लाइन में समराइज़ करूं तो मैंने बहुत अच्छी 2 लाइन स्वयं ने लिखी है। सरकार के यार लेकर बेशुमार उधार, बन गए बड़े खरीदार, कहीं अर्थव्यवस्था का ना कर दे बंटाधार। मोदी जी एंड कंपनी का एक मंत्रा है, बोरो एंड कॉन्कर। साथियों, हम में से कई लोग कभी कभी बिजनेस करने का सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं, और सबसे बड़ी अड़चन आती है पूंजी की, क्योंकि हम लोग मध्यम आय वर्गीय या लोअर इनकम ग्रुप फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। तो पूंजी नहीं होती तो हमारे पास एक अच्छा आइडिया होने के बावजूद भी हम उस बिजनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। पर मोदी जी का एक मंत्रा है अपने दोस्तों के लिए, वो स्कीम आपके लिए, मेरे लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं है, वो सिर्फ 2-3 लोगों के लिए है। उधार लो और आगे बढ़ो, उधारी पे धंधा चमकाओ, अपने पैसे से धंधा नहीं। एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, अपने पैसों से नहीं, उधारी पे। आज की प्रेस वार्ता उसी पर केंद्रित है। साथियों, पहले मैं मोदी जी के मित्र पे आऊं, उससे पहले उधारी का काम जो भारत सरकार ने किया उसका एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। और जब ये आंकड़ा मैंने भारत सरकार के बजट में देखा तो 3 बार मैंने उसको पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई गलती है, पर उसमें कोई गलती नहीं थी। 2014 में हिंदुस्तान की सरकार पर उधारी थी 55 लाख करोड़ रुपए की, 55.9 लाख करोड़। और 2023 में सरकार पर उधारी, बजट में लिखा है सरकार ने कि वित्तीय वर्ष 2023 में उधारी 55.9 लाख करोड़ से बढ़कर 152.17 लाख करोड़ हो जाएगी। अर्थात 2014 में हर हिंदुस्तानी पर सरकार के लिए कर्ज के कारण कर्जा था 43,124 रुपये। 43,124 रुपये was per capita debt on each one of us in 2014. And as per Government of India, in 2023, it is expected to increase per capita debt from 43,124 to 1,09,000 rupees. 43,124 प्रति हिंदुस्तानी पर जो 2013-14 में कर्ज था, वो 2000 वित्तीय वर्ष 2023 में बढ़कर 1,09,000 रुपये हो जाएगा। मतलब पिछले 8 सालों में मोदी जी के कुप्रबंधन के कारण प्रति हिंदुस्तानी पर कर्ज 152% से बढ़ा है। 43,124 से 1,09,000 रुपये ऐसा कर्ज हमारे ऊपर है जो हमने नहीं लिया, हमारे बाबत सरकार ने ले लिया, उस कारण हमारे ऊपर आ गया। 152% इस कर्ज में बढ़ोतरी हुई। ये तो है सरकार का मॉडल। अब सरकार का मॉडल है तो उनके यार भी यही मॉडल काम में लेंगे। अब उन्होंने क्या मॉडल लिया है उसके बारे में न्यूयॉर्क की क्रेडिट रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट ने अपना एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी है। उसके अनुसार सरकार के जो हमारे दो के नंबर 1 व्यक्ति, उनके ऊपर 2,30,000 करोड़ का कर्ज है। अडानी के ऊपर कुल कर्ज, अडानी ग्रुप के ऊपर 2,30,000 करोड़ रुपए का है। अब सवाल ये उठता है कि कौन ये कर्ज अडानी ग्रुप को दिलवा रहा है। उसका ब्यौरा भी लाया हूं कि भाई स्टेट बैंक का कितना है और दूसरे प्राइवेट बैंकों का कितना है, विदेशी बैंकों का कितना है, सारी बातें करेंगे। तो क्रेडिट रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट के अनुसार ग्रॉस डेट अडानी ग्रुप के ऊपर
2.3 ट्रिलियन रुपये इज इक्वल टू 2,30,000 करोड़ रुपया हो गया। अब ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है, और बहुत महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट ने कही है, वो कहती है कि अडानी ग्रुप ग्रॉसली लिवरेज्ड है, मतलब कर्ज में दबा हुआ है, फिर भी नया कर्ज मिलता जा रहा है। वो रिपोर्ट आगे ये कहती है कि अडानी ग्रुप को नए और अनरिलेटेड बिजनेसेस में जाने से बचना चाहिए, ये बड़ी रिस्क है उसके ऊपर। अनरिलेटेड बिजनेस, अब तो आप देख लीजिए, धरती, आकाश, पाताल, वायु, अग्नि, पांचों महाभूत के अंदर कोई भी बिजनेस है हिंदुस्तान में, उसके अंदर अडानी ग्रुप है। और क्यों है वो आप और मैं और देश के सभी लोग जानते हैं। अब ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप ने अपनी जेब से कैपिटल नहीं लगा रही, ये रिपोर्ट कह रही है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, कि अडानी ग्रुप कर्ज में दबा हुआ है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी ग्रुप अनरिलेटेड बिजनेस कर रहा है जिसका उसको कोई अनुभव नहीं है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी अपनी पर्सनल इक्विटी कैपिटल अपने ग्रुप्स में इंजेक्ट नहीं कर रहा है। आगे ये रिपोर्ट कहती है, और इस रिपोर्ट के हवाले से ही मैं पूरी बात कर रहा हूं, कि 2020 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप ने 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया 1.5 साल के अंदर। अप्रैल 2020 से जून 2022 के मध्य 2 साल के अंदर 48,000 करोड़ का कर्जा लिया, जिसमें से मात्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 18,770 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। रिपोर्ट कह रही है कि कर्ज में दब रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि नए और जिन बिजनेसेस का अनुभव नहीं है उसमें ग्रुप जा रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि बिजनेस में ग्रुप को अपनी स्वयं की कैपिटल लगाने की जरूरत है, पर स्टेट बैंक ने उसी दौरान 18,770 करोड़ रुपए का कर्जा 2020 से 2022 के मध्य दिया। अर्थात 2020 से 22 के मध्य जो अडानी ग्रुप ने कर्जा लिया उसका 40% कर्जा तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, और बाकी 14 ग्लोबल प्राइवेट बैंक्स ने, दुनिया के सारे बड़े 14 बैंकों ने मिलके, जिसमें जापान के बैंक, अमेरिका के बैंक, सिंगापुर के बैंक, ऑस्ट्रेलिया के बैंक, स्विट्जरलैंड के बैंकों ने, सब ने मिलके 60% दिया, पर हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अकेले ने उसको 40% दे दिया। चलिए साहब, अभी ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है कि इसके कारण भारतीय बैंकों के ऊपर भयंकर रिस्क है, बड़ी रिस्क है बैंकों के ऊपर इस कर्जे के कारण। और इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी एंटरप्राइज और अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो जिनके ऊपर 94,400 करोड़ रुपए का कर्ज है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वह अपना जो ब्याज का खर्चा है, जो उनका टैक्स के बिफोर अर्निंग है, उसका मात्र 1.5 गुना, वो ब्याज का मात्र 1.5 गुना टैक्स के बिफोर की अर्निंग के रूप में कमाते हैं। इबिटा टू टैक्स टू ग्रॉस डेट इज 1.5 टाइम्स ओनली, इबिटा टू ग्रॉस डेट। फिर ये रिपोर्ट आगे कहती है कि द रिपोर्ट हाईलाइट्स कि आने वाले समय में इनके नए बिजनेसेस में प्रॉफिट नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो या तो बैंकों को इनको और कर्ज देना पड़ेगा या बैंकों का कर्ज डूब जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये नया नया बिजनेस करते हैं। अब इस रिपोर्ट में आगे कहा जा रहा है कि इसके कारण अडानी ग्रुप एक मैसिव डेट ट्रैप के अंदर जा चुका है। और इस रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ में जो लाइनें लिखी है वो मैं अक्षरशः आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। गौतम अडानी ऑल्सो एंजॉयज हेल्दी रिलेशनशिप विथ रूलिंग मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। ये एज इट इज वर्बेटिम सुना रहा हूं आपको। मिस्टर अडानी एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी नो ईच अदर वेल, going back to the later days as the chief minister of the Gujarat state। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है।
पूरा 2,20,000 करोड़ का कर्जा है। पिछले 2 सालों में आपने जो मेजर कर्जा लिया उसमें से 40% सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया। आप नए बिजनेस में जा रहे हो जिसके कारण इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में उन बिजनेसेस में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो आपको बैंकों से और कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी, या बैंकों को आप कर्जा या ब्याज चुकाने में असमर्थ हो जाओगे। गौरतलब, ध्यान रहे, याद रहे कि 23 जून 2022 को मैंने एक और प्रेस वार्ता की थी, आपको याद होगा, जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट के ऊपर मोदी जी का प्रेशर गया था कि वह जो रिन्यूएबल एनर्जी के पावर के प्रोजेक्ट हैं वो अडानी को अलॉट करे। ये हमने नहीं कहा, ये श्रीलंका के स्टेट ओन्ड सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात कही है। अभी तक उसके बारे में उसको किस तरह उस इश्यू को ख़त्म किया गया, चेयरमैन साहब के ऊपर दबाव डाला गया कि नहीं दबाव डाला गया, उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। गौरतलब है कि 2014 में जैसे ही मोदी जी सरकार में आए तो एसबीआई ने अडानी ग्रुप को $1 बिलियन का कर्ज देने का इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट बनाया और उसको वापस लेना पड़ा था। आफ्टर कांस्टेंट प्रोटेस्ट एसबीआई ने उस एमओयू को स्क्रैप किया। फिर 2020 में एसबीआई ने अडानी के कार्मिशेल कोल प्रोजेक्ट जो ऑस्ट्रेलिया में है उसको 5,000 करोड़ का लोन देने की फिर पेशकश की, पर प्रेशर बाय इन्वेस्टर्स का जब प्रेशर आया तो वो लोन भी स्टक हुआ। अभी इसमें क्या अपडेट है उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता है। और जो लेटेस्ट गिमिक हुई है, जो लेटेस्ट गिमिक करी है इन्होंने, वो है 29.19% एक टीवी चैनल में, क्योंकि अडानी तो सब जगह है, धारावाहिक से लेके न्यूज़ तक, कोल से लेके हवाई जहाज़ों तक, हवाई अड्डों की निगरानी से लेके पोर्ट तक, मतलब आप सोचिए बिजनेस, आपके दिमाग में बिजनेस सोचिए, उसमें आपको मिलेगा अडानी। और वो पिछले 8 साल में किस तरह प्रॉस्पर कर रहा है, और वो भी हमारे पैसों से, बैंक के पैसों से, जो कि हमारा पैसा है। अब इस मीडिया हाउस के हवाले से मैं एक खबर दे रहा हूं कि बिना कंसेंट के, बिना कन्वर्जेशन से, बिना फाउंडर के इंफॉर्मेशन और अप्रूवल के 29.19% स्टेक अडानी ग्रुप ने लीडिंग टीवी न्यूज़ चैनल में खरीदने की बात करी। और यहीं नहीं रुके, बोले 26% और ओपन ऑफर से लेंगे। अब इस बाबत हमारे 3 सवाल है सरकार से। पहला, वह कौन है सरकार में व्यक्ति जो बैंकों के ऊपर दबाव डालता है अडानी ग्रुप को कर्जा देने के लिए, क्योंकि कर्ज पे कर्ज बढ़ा जा रहा है, कैपिटल अपनी तरफ से अडानी ग्रुप लगा नहीं रहा है, कर्जे पे बिजनेस किए जा रहा है, एक्विजिशन पे एक्विजिशन किए जा रहा है। वो कौन व्यक्ति है जिसने एसबीआई को या अन्य बैंकों को अडानी ग्रुप के ऊपर, अडानी ग्रुप को लोन देने का दबाव डाला? हम पूछना चाहते हैं कि इसके कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो ह्यूज रिस्क आई है, 2,20,000 करोड़ का ऋण है, टोटल डेट इज 2.2 ट्रिलियन, और अगर हम मौजूदा जो यूएस डॉलर इंडियन रुपी की रेट ले तो 2,30,000 करोड़ हो जाएगा। तो वो कौन लोग हैं जो स्टेट बैंक पे दबाव डालते हैं अडानी ग्रुप को कर्ज देने के लिए? दूसरा, अभी जब अडानी ग्रुप ने एक मीडिया हाउस का होस्टाइल टेक ओवर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, और ले लिया, प्रयास क्या किया जा रहा है, ले लिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय क्यों खामोश है? क्यों वो इसकी जांच नहीं करवाता कि ये होस्टाइल टेक ओवर कैसे हुआ, कौन कौन से सेबी के जो नोटिफिकेशंस और सेबी के जो सर्कुलर्स है उनका उल्लंघन हुआ है? वो क्यों मुख्य दर्शक बन के बैठा हुआ है? तीसरा, कि जब एक फर्म 2,30,000 करोड़ का कर्ज लेके देश में काम कर रही हो, अगर वह फर्म डिफॉल्ट करती है
तो अर्थव्यवस्था पे जो दुष्प्रभाव उस डिफॉल्ट के कारण पड़ेगा, उसके लिए मोदी जी और वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण जी ने क्या तैयारी करके रखी है. So these are three particular questions. Before I entertain the questions on this, I would like to brief you in English. सरकार के यार लेकर बेशुमार उधार, बन गए हैं बड़े खरीदार, कहीं अर्थव्यवस्था का ना कर दे बंटाधार. Borrow and conquer is a new mantra of Modi ji and company. If one analyzes the economic and financial condition of the BJP government has inflicted upon the country, one would have no reason not to believe that it is a nightmare. One of the most worrying aspects is the spiraling debt pattern. The outstanding internal and external debt and other liabilities of central government at the end of year FY23 are estimated to rupees 152 lakh crore as against 55.9 lakh crore at the end of financial year 2014. So per capita debt on us increased from 43,124 rupees as on March 2014 to rupees 1,09,000 as on March 2023. That is an increase of 152% in the last 9 years. Debt being offered on a platter to some friends of the government has created an anxious position for the nation on top of the national debt obligation. तो एक तरफ तो सरकार ने अपना कर्जा ले लेके हमारे ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा हर हिंदुस्तानी पर डाल रखा है, और दूसरी ओर उनके दोस्त भी वही मॉडल काम में ले रहे हैं. 2,30,000 करोड़ का कर्जा. Recently, a New-York-based credit research firm, CreditSights, published its analysis on the debt position of the Adani Group. Startling facts have emerged from this analysis. The gross total debt with all key Adani entities is close to rupees 2.3 trillion rupees. So total debt on Adani Group is 2,30,000 crore rupees. Some of the facts are as summarized from that report. Point number 1. The credit report has drawn up several credit concerns ranging from groups overly leveraged aggressive expansion to forays into new or unrelated businesses, environmental, social and governance risks, and at last but not least, limited evidence of equity capital injection by Gautam Adani and his family. So as per this report, the group is aggressively, overly leveraged because of its aggressive expansion plan, and they are entering into unrelated and new businesses. And the family of Gautam Adani and promoters of the firm are not infusing enough capital. They are surviving only due to debts. Second, out of the major loans obtained by Adani Group in year 2020 and from April 2020 to June 2022, that is rupees 48,000 crore, 40% of its loan are funded by SBI alone. That is 18,770 crore rupees. Remaining 60% is funded by 14 global private banks. This exposes the most prominent Indian bank to go to a huge risk. Adani Enterprises and Adani Green Energy, with a combined gross debt of rupees 94,400 crore, have EBITDA to gross debt ratio of mere 1.5 times. The report highlights that these businesses, and this is important, this report says that these businesses do not make profits in the initial years, and hence there is a likelihood of rolling over or refinancing for interest obligation, for which they would again have to reach out to banks. The report calls out an overly ambitious debt-funded growth plans could eventually spiral into a massive debt trap. And the other important point to note is that CreditSights report puts this blatantly. I quote, Gautam Adani also enjoys healthy relationship with the ruling Modi administration,
Mr. Adani and Indian PM Mr. Narendra Modi know each other well, going back to the later days as the Chief Minister of the Gujarat state. Everyone would recall our press conference on a similar subject dated June 23, 2022. The chairman of Sri Lankan state-owned Ceylon Electricity Board claimed before a parliamentary panel that PM Narendra Modi ji pressurized Sri Lankan president to award a wind power project to the Adani Group. Also, as soon as the Modi government came to power in 2014, SBI drafted an in-principle agreement with the Adani Group of $1 billion and bought in several banks worldwide to provide fundings. After constant protest, SBI backed off and scrapped the MOU. In 2020, news of another rupees 5,000 crore loan by State Bank of India to Adani's Carmichael coal project in Australia became public. Pressure by investors such as Amundi and AXA led to SBI's loan stuck. We are not having any update on this till now. The latest gimmick has been still the acquisition of 29.19% stake by Adani Group in a leading news channel. This was executed without an input from, conversation with, or consent of the channel's founders. The Adani Group also announced an open offer to buy another 26% stake in that particular channel. So we have 3 specific questions for the constant sleep mode BJP government. Number 1, who from the government is pressurizing banks such as State Bank of India to grant loans of such proportions, putting the national economy and banks at colossal risk? Why are the Finance Ministry and SEBI sitting idle on the entire hostile acquisition episode of a leading TV news channel? And what is the Modi government plans to save the economy and specific sectors from the collateral and cascading damage in case of default or loan repayment delay, as the Adani Group's debt is consistently increasing? So friends, I am open for questions. First of all, I would like to entertain questions on the subject, and thereafter we can have few more questions. Yes, please. Ji. You can move. Any other question? देखिए, अभी तक इस बाबत कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमने पूरा नहीं पढ़ा है. जो आप जो बता रहे हैं वो अभी भी सूत्रों के हवाले से ही खबर है. तो जब तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हम पूरा नहीं पढ़ लेते, उसमें क्या क्या इश्यूज़ इंगित किए गए, जब तक हम पूरा उसका अवलोकन नहीं कर लेते, इस बाबत कोई भी बात कहना अभी जल्दबाजी होगी. भारत की न्यायिक व्यवस्था पर आज भी हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को और कांग्रेस पार्टी को पूर्ण विश्वास है, और हमें उम्मीद है कि संविधान बिल्किस बानो के साथ न्याय करेगा. भारत की न्याय प्रणाली न्याय करेगी. जो 11 दुष्कर्म के दोषी लोग, उनको जिस तरह से माला पहना के जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए, गुजरात सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए एक शर्म की बात है. एक दुष्कर्म के दोषी 11 लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है. उनको इस तरह स्वागत किया जा रहा है कि उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया हो.
शर्म आनी चाहिए गुजरात सरकार को, शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को, जो मूक दर्शक बन के सारी चीजें देख रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत की न्याय प्रणाली, भारत का संविधान हमारे देश की बेटियों को न्याय देगा। और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है कि बेटी बचाओ सिर्फ खोखला नारा नहीं हो सकता, बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे आप दे रहे हो और दूसरी तरफ बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हो। मुझे और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय बिल्किस बानो को न्याय देगा और जिन लोगों ने भी इस न्याय व्यवस्था का उपहास उड़ाने का प्रयास किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बेशरम लोग हैं वो जिन्होंने एक दुष्कर्म, जो पीड़ित महिला उसके साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका माल्यार्पण के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में इससे ज्यादा बेहुदापन कभी नहीं हो सकता। How can they give the answers properly? Because if they will give the answers properly, they have to answer that under which provision, of which act they had installed or they had used Pegasus weapon against Rahul Gandhi ji, against the leaders of opposition party, against the senior journalists of our country, against the election commissioner of our country, against the important scientists of our country, against the civil society activists of our country, against the Supreme Court of our country, because this government had used this Pegasus weapon against the registrar of Supreme Court of India also. So how can they answer? Everybody knows that this weapon was used. This weapon had given a dent to the democracy. Everybody is used that this weapon is against the law or the constitution of our country. How can they give the answer? कई बार उत्तर नहीं देना भी एक उत्तर होता है। सरकार ने बता दिया कि उन्होंने पेगासस हथियार का प्रयोग इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ किया था। सरकार ने चुप रह के ये बता दिया कि इस पेगासस हथियार का प्रयोग सरकार ने राहुल गांधी जी के खिलाफ, अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ, मुख्य वैज्ञानिकों के खिलाफ, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ, देश के सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्टों के खिलाफ, देश के सीनियर जर्नलिस्टों के खिलाफ किया है। अब क्या उत्तर देने को रह जाता है? मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस नई उत्तर देने को भी एक उत्तर मानेगा और सरकार के खिलाफ इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगा। क्योंकि हम तो पहले दिन से ही पूछ रहे हैं, पेगासस हथियार का प्रयोग सरकार ने क्यों किया, किस कानून के अंतर्गत किया? जिस हथियार का प्रयोग आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है, जिस हथियार का प्रयोग दुश्मन देश के जो लोगों के खिलाफ किया जाता है, सरकार ने उस हथियार का प्रयोग भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए क्यों किया? भारत की न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए क्यों किया? भारत की एग्जीक्यूटिव को कमजोर करने के लिए क्यों किया? इसके बारे में उसको उत्तर देना चाहिए। हमने आपको डिटेल्ड ब्यौरा दिया कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग हुआ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग हुआ, उस हथियार का प्रयोग अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर हुआ, राहुल गांधी जी के ऊपर उस हथियार का प्रयोग किया गया। उससे सिर्फ आपने लोकतंत्र और भारत के संविधान को कमजोर करने का काम किया। और किस हैसियत से वो हथियार खरीदा गया? वो एक हथियार है, जैसा राहुल गांधी जी ने बार बार कहा, दैट इज ए वेपन टू गिव ए डेंट टू द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री, दैट इज ए वेपन टू गिव ए डेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज ए वेपन अगेंस्ट पार्लियामेंट्री, अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, अगेंस्ट द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री। जब आप अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ उस वेपन का प्रयोग करते हो तो उससे आप
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डेंट देते हो। जब आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के फोन में उस वेपन का प्रयोग करते हो तो आप जुडिशरी को डेंट देने का काम करते हो। जब आप भारत के निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर है जो देश के, उनके फोन पे इस वेपन का प्रयोग करते हो तो आप एग्जीक्यूटिव को कमजोर करने का काम करते हो। जब आप उस वेपन का प्रयोग देश के सिविल राइट के एक्टिविस्ट, देश के सीनियर जर्नलिस्ट के खिलाफ करते हो तो आप देश का जो चौथा स्तंभ है उसको डेंट देने का काम करते हो। इसलिए नहीं उत्तर भी एक उत्तर है। और क्या उत्तर देगी सरकार, हमें भी पता है और देश के हर व्यक्ति को पता है कि इस वेपन का, इस हथियार का प्रयोग मोदी सरकार ने देश के संविधान को डेंट देने के लिए, देश के लोकतंत्र को डेंट देने के लिए किया है। Thank you very much.